सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। पूसा में कृषि विज्ञान मेला लगा हुआ है और बहुत बड़े परिसर में ये मेला देश का एक सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें उन्नत बीज के लिए पूरे देश भर से किसान आते हैं और अपने कई उत्पादों की प्रदर्शनी भी यहाँ लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूसा का ये जो कृषि विज्ञान मेला है इसकी और क्या क्या खासियत है, बाहर से आने वाले किसान क्या सोचकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हुए प्रदर्शकों के क्या विचार होते हैं। पॉजिटिव मीडिया के लिए मैं उदय कुमार मन्ना। जय हिंद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक जो पूसा कृषि विज्ञान मेला लगाया जाता है, जो 2026 में 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 3 दिनों का लग रहा है। इसमें देश भर के किसान पहुंच रहे हैं और इस पर यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर RN पटारिया जी, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ICAR। तो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए डॉक्टर पटारिया जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ किसान जो उम्मीद लेकर आते हैं, उन उम्मीदों पर ये पूसा कृषि विज्ञान मेला किस तरह से खरा उतरता है, किस किस तरह की यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जी डॉक्टर पटारिया जी। मैं सभी श्रोतागण का पूसा संस्थान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि अभी बताया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली सन 1972 से वार्षिक पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन करता रहा है। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कृषि में जो नवीनतम तकनीक विकसित किए जाते हैं, वह तकनीक चाहे उन्नत बीज हो या खेती करने के तरीके हों, पानी का प्रबंधन हो, कीट का प्रबंधन हो या रोग का प्रबंधन हो, हर आयाम में जो नवीनतम तकनीक है वो कितनी जल्दी किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए एक माध्यम है। हम लोग कोशिश करते हैं कि देश भर से किसान हमारे पास आए। इसके लिए हम लोग सही समय पर इसकी सूचना राज्य कृषि विभाग को देते हैं। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उनके कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक सूचना देते हैं। जो राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, राजकीय कृषि विभाग है और जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं, ऑल इंडिया रेडियो है, DD किसान के माध्यम से सूचना देते हैं। इस वर्ष 25 से 27 फरवरी 2026 का पूसा का मेला का आयोजन किया गया और हर वर्ष हम लोग ये कोशिश करते हैं कि मेले का कोई एक थीम, कोई विषय हो, ऐसा विषय जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो कृषि में नए चीज आ रहे हैं, जो मुख्य कारणों के कारण कुछ तकनीकी समावेश की आवश्यकता उत्पन्न होती है, उसके लिए हम लोग चयन करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने रखा था विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि जानते हैं कि कुछ फसलों में भारत अच्छा उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन कई बार हम लोग को कुछ फसलों में जैसे दलहन है, तिलहन है, उसमें आयात करना पड़ता है। हालांकि उत्पादकता बहुत अच्छी है हमारे देश की, लेकिन हमारा एक मकसद है कि किस तरह से हम लोग इन फसलों में भी आत्मनिर्भर हो सकें। खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन पोषण सुरक्षा के लिए हमें दूसरी चुनौती है। उसके लिए कौन सी उपयुक्त तकनीक, उपयुक्त बीज होने चाहिए। उसी तरह से जलवायु परिवर्तन जिस तरह से समस्या उभर करके आ रही है, तो किसानों को जलवायु तन्यक या जलवायु अनुकूलन हेतु कौन से बीज, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इस विषय को रखे हैं कि किस तरह से कृषि में विकास हो। और कृषि में विकास होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। भारत
ऐसे ही खाद्यान्न के पटल पे देखेंगे तो विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कई फसलों में चीज़ों में हम लोग नंबर 1 पर भी हैं। और सिर्फ अपने जनता का नहीं, विदेशों के कई में हम लोगों ने खाद्यान्न सुरक्षा के लिए मदद किया है। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का मेला का आयोजन किया गया। जो मुख्य आकर्षण है इसमें जो नई प्रजातियां हैं, विशेषकर अभी देखेंगे कि बेमौसम वर्षा या तापमान बढ़ जाने के कारण फसलों में नुकसान होता है, तो उनके लिए उन्नत कौन सी गेहूं की प्रजातियां होनी चाहिए। उसी तरह से पोषण सुरक्षा के लिए, जैसे हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो संतुलित आहार है कि नहीं, उसमें विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं, इसलिए साग सब्जी में ऐसे प्रजातियां विकसित की गई हैं जो इन पोषण पर ध्यान रख करके बनाया गया है। उसी तरह से दलहन और तिलहन के लिए बहुत उपयुक्त प्रजातियां तैयार की गई हैं। जहां जहां भी उपयुक्त हो सकता है, चाहे कम पानी में हो या फसल के बीच में करने का हो, उसके लिए प्रजातियां तैयार की गई हैं। इन सभी फसलों का जीवंत फसल प्रदर्शन किया हुआ है। कहने का मतलब प्लॉट में लगे हुए हैं फसल, और इसीलिए हम लोग फरवरी का अंतिम सप्ताह में रखते हैं ये कार्यक्रम, ताकि उसमें फसल अपने पूरे भरपूर जो विकास होता है उस पर रहता है, तो किसान को एक आस्था जमती है और फसल को खेत में देख करके उनमें बहुत ही विश्वास जमता है कि इस तरह के फसल हमें अपने खेत पे करना है और इस तरह के गुणवत्ता वाले बीज लेके जाने हैं। तो एक मुख्य आकर्षण हमारा जीवंत फसल प्रदर्शन है। उसी के तरह जो अभी फसल नहीं है खेत में, लेकिन किसानों को उनकी तकनीक भी तो चाहिए, इसके लिए हम लोग थीमेटिक प्रदर्शनी लगाते हैं, जहां पोस्टर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से वहां प्रदर्शित किया हुआ है। किसान स्टॉल को भ्रमण करते हैं और वहां उनके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं और वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछ सकते हैं। उससे भी बड़ी बात, हम लोग एक सेमिनार का आयोजन करते हैं पूरे 3 दिन, और इस सेमिनार में भी जो हमारे विषय होते हैं और वर्तमान की जो समस्याएं हैं या भविष्य में जो किसानों को किस तरह से तैयार होना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए करते हैं। इस बार जो हम लोगों ने सेमिनार रखे हैं, पहले दिन हम लोग रखे हैं जलवायु अनुकूलन के लिए कौन सी कृषि पद्धतियां होनी चाहिए। फिर दूसरा प्राकृतिक खेती का हम लोगों ने रखा, और प्राकृतिक खेती की जैसा कि जानते हैं कि आज जो भोजन तैयार होता है वहाँ रसायन का उपयोग हो जाता है, तो लोग अब चाहते हैं कि कम से कम रसायन वाले खाना हमें मिले, और हम लोग भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना ऐसे भोजन वाले जो पदार्थ हैं वो इससे उगाए जाएं जिसमें कि रसायन का उपयोग कम हो, तो इसलिए प्राकृतिक खेती पर ध्यान रखा गया। उसी तरह से आज हम लोग शुरू किए हैं सेशन जो फसल विविधीकरण पर है। हम लोग का ये मानना है कि धान गेहूं के अलावा फसल अगर किसान लगाते हैं तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है, जो समेकित खेती प्रणाली कहलाती है। तो चाहे वो फल के माध्यम से हो, सब्जी के माध्यम से हो, फूलों के माध्यम से हो, मशरूम के माध्यम से हो, कौन कौन से ऐसे और आयाम हैं खेती के, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, रेशम का पालन है, तो इन पर हम लोगों ने चर्चा किया सुबह। और उसके बाद अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं एग्रीटेक का। जैसा कि जानते हैं कि हर चीज़ अब प्रेसिजन पर जाता है, इसका मतलब कि कम चीज़ डाल करके, कम खाद डाल करके, कम पानी डाल करके, कम रसायन डाल करके, उपयुक्त मात्रा में डाल करके, सही समय पर डाल करके हम कैसे फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें टेक की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अब नए टेक्नोलॉजी जो बन के आ रहे हैं वो कृषि में बहुत ही परिवर्तन ला रहे हैं, और अगला जो परिवर्तन होगा इन्हीं तकनीकों के माध्यम से होगा। जैसे रिमोट सेंसिंग के आधार पर हमारे साइंटिस्ट अब डेटा ले पाते हैं, उसके कारण फसल की जो नई प्रजातियां विकसित करने में हमें मदद मिलता है। उसी तरह से सेंसर आ गया है, सेंसर के माध्यम से किसान ये देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में हमें सिंचाई देना। अभी नहीं तो होता है क्या, रात में मोटर चलाया, फसल में लबालब पानी भर दिया गया, वो जल का जो उपयोग होना चाहिए वो थोड़ा गलत हो जाता है। अगर सेंसर आधारित लोग अगर सिंचाई प्रबंधन करेंगे तो उतना ही मात्रा में पानी डालेंगे जितना पौधे को चाहिए। उसी तरह से सिंचाई के साथ अगर हम खाद का भी दोनों साथ साथ मिश्रित करके दे दें तो हमें बता सकता है कि पौधे में अभी किस चीज़ की कमी है और कितना हमें मिट्टी में कौन से खाद या डालना चाहिए, तो सेंसर के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से अब टेक का जो ज़माना आ गया है ड्रोन का, ड्रोन से हम किस तरह से
जो अभी सब समस्या किसानों के पास आती है कि श्रम यानी मजदूर कम मिल पाते हैं, तो समय पर हार्वेस्टिंग करना, समय पर बुआई करना, तो ये ड्रोन से हम व्यवस्थित होकर के फसल के प्रबंधन में काम ला सकते हैं। तो एक एग्रीटेक पर आज विषय का चल रहा है। उससे ज़्यादा किसानों को अब चाहिए बाजार से कैसे वो जुड़ पाए। ऐसे मंडी के माध्यम से तो उनको बहुत अच्छा सहायता मिल रही है, लेकिन किसान को ज़्यादा मुनाफा हो सके उसके लिए एक सामूहिक रूप से वो कैसे काम कर सकते हैं। तो जो भारत सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर, किसान संगठन पे बहुत बल दे रही है, बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं, तो उस पर हम लोग एक सेशन रख रहे हैं आज दोपहर में, जिसमें एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान संगठन का, उसी तरह से युवाओं को कैसे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसमें कृषि में रोजगार के लिए प्रभावित कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जो अभी हम बता रहे थे टेक का, एग्रीटेक का, उसमें बहुत बच्चे युवा जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं या अन्य विषयों से शिक्षा प्राप्त किए हैं, वो कृषि में अपना योगदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो स्टार्टअप की पद्धति भारत सरकार की तरफ से जो शुरू की गई है, उसमें बहुत युवाओं को कृषि में योगदान करने का मौका और अवसर मिल रहा है। तो एक एफपीओ और स्टार्टअप पर हम सेशन रख रहे हैं। फिर उसके बाद जो अब बाजार हो रही है, चाहे देश की हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, बहुत सारी चीज़ें को किसानों को ध्यान में रखना होगा। कैसे गुणवत्ता वाली फसल का हम उत्पादन करें या कोई भी और प्रोडक्ट बनाएं जो हमारे आसपास के बाजार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद जा सकें। उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पाद निर्यात हो सके। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ख़ासकर जो आज कंज्यूमर है, उपभोक्ता हैं, वो बहुत कॉन्शियस हो गए, मतलब जागरूक हो गए हैं। वो चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट अच्छे से लेवल हो सके, शुद्धिकरण हो सके, वर्गीकरण हो सके और क्वालिटी वाला हो, गुणवत्ता वाला हो। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 27 को वो नहीं, आज दोपहर में ही करेंगे। 27 फरवरी जो हमारा अगला दिन है, उस पर हम युवा और महिलाओं पर विशेष केंद्रित किए हैं। जैसा कि जानते हैं 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। तो हम लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो महिला के लिए सोच बनी है, हम लोग उससे प्रभावित होकर के महिला कृषक पर एक अलग से सेशन कर रहे हैं, सेमिनार करेंगे, जिसमें महिला का सशक्तिकरण कैसे हो सके, विशेषकर वैल्यू एडिशन से या उद्यमिता विकास से। उनके साथ हमने युवाओं को भी जोड़ा। तो महिला और युवा का उद्यमिता विकास कैसे हो कृषि के आधार पर, तो उस पर एक चर्चा करेंगे। उसी के बाद एक सेशन हम लोगों ने रखा है नवाचार करने वाले किसानों का। आपको बहुत प्रसन्नता होगी ये जान करके, सिर्फ वैज्ञानिक ही तकनीक नहीं ईजाद करते या तैयार करते, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बेशक वो वैज्ञानिक मूल्यों पर तुलनात्मक हम नहीं करें, लेकिन उनके विवेक, उनके जो अनुभव हैं और वो जो सामयिक और वहाँ के जो लोकल जो क्षेत्र है, स्थानीय परिवेश है, उनके कारण कौन सी तकनीक उपयुक्त होगी, कौन सी प्रजाति उपयुक्त होगी, वो विकास कर रहे हैं। तो जब ऐसे किसान हमारे बीच में हैं समाज में, तो हम लोग उनको एक मौका देते हैं कि आ करके अपने जो अनुभव हैं, अपने जो तकनीक हैं, अन्य किसानों के साथ साझा करें। तो इससे दो फायदे हैं। एक तो परस्पर विज्ञान का प्रसार, जो किसान से किसान, और जब किसान कुछ नया चीज़ लेकर के आता है, नवाचार, तो एक दूसरे किसान पर भी एक प्रभाव पड़ता है और वो भी उनके कदमों पे आगे चलना चाहता है। दूसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सन 2010 से ऐसे किसानों को सम्मानित करता है, विशेषकर मेला में, ताकि उनको नवाचार करने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा सुदृढ़ हो सके और समाज में उनका एक नाम बने। तो हम लोग ये दो सम्मान देते हैं। एक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान फेलो किसान पुरस्कार और दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान नवोन्मेषी किसान। तो दो तरह के सम्मान हम किसानों को देते हैं। तो कल माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौधरी साहब आएंगे और उनके हाथों से 7 जो हैं फेलो किसान अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, उनसे आशीर्वाद पाएंगे। और इन 7 किसानों को आज भी उन मौका दिया है बात करने के लिए। और जब कल उद्घाटन हुआ 25 तारीख को,
इनका सम्मान माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने पुरस्कार देकर के सम्मान किया था। और इसके अलावा कल जो समापन समारोह होगा उसमें करीब 37 नवाचारी किसान को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो और ये सभी 7 जो फेलो किसान हैं और 37 जो हमारे नवाचार किसान हैं, ये उनके लिए एक नवाचार किसान का एक मंच तैयार किया गया है जहां ये अपना व्याख्यान देंगे और उसमें वैज्ञानिक भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे और जो हितधारक है वो रहेंगे, उस पर चर्चा होगी। तो इस तरह से हम लोग कार्यक्रम को इस तरह से स्वरूप बनाते हैं कि किसान जब आए तो कुछ सीखें, नया चीज़ लेकर के जाए। इस सेमिनार के अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। एक, जैसा कि जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो किसान हमारे संस्थान आना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा आकर्षण रहता है पूसा का बीज। तो बीज जो हम लोग उत्पादित करते हैं यहाँ और उसका यहाँ पर विक्रय रहता है। तो करीब हम लोग 8 से 10 काउंटर बना के रखते हैं ताकि किसान सही समय पर बीज को खरीद सकें। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूसा बीज का विक्रय केंद्र रखा है। उसके साथ साथ कुछ हम लोगों ने किट बनाए हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स का बनाया है या कैसे हम रोग या कीट को पता कर सकें उसका किट बना, उसके लिए भी सेल काउंटर बना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आकर्षण ये भी रहता है कि जो उद्यमी किसान हैं उनके स्टॉल लगे रहते हैं, FPO है उनके स्टॉल लगे रहते हैं। तो वो अपने जो उत्पाद हैं यहाँ लेकर के आते हैं और उसके कारण जो किसान और महिलाएं आती हैं उनको देखने को मिलता है कि हमारे ही साथ रहने वाले किसान किस तरह से उद्यमी बन रहे हैं। तो एक आपसी जो समझ होती है, आपसी सूझबूझ जो साझा होता है और किसान भी उद्यमिता विकास के ऊपर उन्मुख हो पाते हैं। पॉजिटिव मीडिया और पूसा कृषि विज्ञान मेला के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों को मिली कृषि विज्ञान मेले के बारे में, और ये आने वाले समय में भी जब मेला लगेगा तो ये जानकारी आपके लिए अहम होगी कि किस तरह की सुविधाएं और क्या उम्मीद लेकर आप आएंगे। अंत में डॉक्टर पटेरिया जी ने कहा कि उन्नत किस्म के यहाँ बीज बिक्री के लिए भी रखे हुए रहते हैं, और यहाँ पर मैंने देखा कि बीज को पैदा करने के लिए यहाँ पर खेती भी परिसर के कैंपस में की जाती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किसान जो सोच कर आता है जितने बीज यहाँ उपलब्ध होने चाहिए, अगर वो बीज उपलब्ध नहीं है किसानों को, क्योंकि मुझे जैसी जानकारी मिली कि 1121 बीज आपके स्टॉक एक दिन में ही खत्म हो गए। 26 फरवरी को किसानों को दोपहर बाद वो बीज नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जब किसान तो सोच के आता है कि हम ये उन्नत किस्म के बीज ले जाएंगे, बड़े आशा लगा के बड़ी दूर दूर से आते हैं, लेकिन वो फिर निराश हो जाते हैं, तो उसकी क्या व्यवस्था है, कैसे स्टॉक खत्म कैसे हो जाता है? जैसा कि आप जानना चाह रहे थे, किसान भाइयों को पूसा बासमती 1121 के बीज अभी नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पूसा बासमती 1121 के और अच्छे बीज नहीं हैं। जैसा कि जानते हैं कि पूसा बासमती 1121 पूसा संस्थान द्वारा ही विकसित की गई थी, लेकिन उसमें कुछ परेशानियों के कारण उसको सुधार करके अन्य प्रजातियां तैयार की गई हैं जिसके बीज पूरी मात्रा में उपलब्ध है। पहली प्रजाति है पूसा बासमती 1718। ये जो प्रजाति है विशेषकर झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधक है, तो ये प्रजाति हमारे पास उपलब्ध है। दूसरी प्रजाति पूसा बासमती 1885 है। पूसा बासमती 1885 विशेषकर इसमें बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट, जिसको कि झुलसा और झोंका रोग कहते हैं, दोनों के प्रति ये प्रतिरोधक है। इसकी भी बीज पूरी मात्रा में उपलब्ध है। तीसरी प्रजाति बनाई गई है पूसा बासमती को किस तरह से सीधी बिजाई में उपयोग करके अच्छी खेती कर सकते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि सीधी बिजाई करने के लिए खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए पूसा बासमती 1979, पूसा बासमती 1979 कह सकते हैं, इस प्रजाति को विकसित किया गया है जो सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त है और जो खरपतवार नाशी है उसके प्रति प्रतिरोधक है। इन तीनों प्रजातियों के बीज पूसा बासमती 1121 को सुधार करके बनाए गए हैं, तो किसान भाई इन तीनों बीज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं पूसा संस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सीमित है और ज़्यादातर यहाँ पर शोध वाले फसल उगाए जाते हैं।
बीज उत्पादन विशेषकर हम लोग किसान सहभागिता आधार पर करते हैं। बहुत सारे हमारे किसान हैं जिनको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं बीज उत्पादन में, और उनके माध्यम से उनके खेत पर बीज उत्पादित करते हैं। फिर उस बीज को ला करके यहाँ प्रोसेसिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, और जब गुणवत्ता वाले बीज होते हैं वही विक्रय में जाते हैं। तो किसानों के जो मांग है उतना मांग उत्पादित करना हम लोग के साथ संभव नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग जब बीज नया कोई बना देते हैं तो उसके बाद जो कंपनीज हैं उनको लाइसेंस दे देते हैं, और बहुत सारे लाइसेंस वाले कंपनीज वो बीज को उगा करके फिर बाजार में लेके जाते हैं। पूरे राष्ट्र भर के किसानों के लिए या जितने भी क्षेत्र के किसानों के लिए बीज पैदा करना हमारे क्षेत्र पर संभव नहीं है, लेकिन हम लोग किसान सहभागिता आधार पर करते हैं। लेकिन किसानों की इतनी मांग होती है तो जितना हो पाता है हम लोग उनको दे देते हैं। और जैसा कि आपने कुछ विशेष प्रजाति की बात की, पूसा बासमती 1121, तो जब इनके और भी अच्छे रूप वाले प्रजातियां उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं कि एक बीज नहीं तो दूसरा, हम लोग तो प्रयास भी करते हैं कि किसान अब इससे जो ज़्यादा सुधरा हुआ बीज है वो बीज लेकर के जाए। और आगे हम प्रयास करेंगे कि अगले साल जिस तरह से डिमांड आती है उसके हिसाब से हम लोग उत्पादित करें। कभी कभी होता है कि हम लोग तैयार करते हैं ज़्यादा बीज, लेकिन किसानों का चयन दूसरी प्रजातियों को हो जाता है। तो ये तो समय के मांग के हिसाब से बदलता रहता है। तो हम लोगों ने जो अनुबंध किए हुए हैं बहुत सारी कंपनीज के, वो हमारे यहाँ से ब्रीडर सीड ले जाते हैं और वो उत्पादित करके किसानों तक बीज उत्पादन करके बेचते हैं। जी, तो उसका प्रचार प्रसार में रखे, जिसका स्टॉक कम है तो उसको तो प्रचार प्रसार में नहीं लाना चाहिए। नहीं, प्रचार प्रसार में हम लोगों ने कहा था, लेकिन ऐसा है कि हर बार हमारे यहाँ पूसा के जो बीज है वो उपलब्ध होते हैं किसानों को। कभी बहुत ज़्यादा हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कभी कभी कि कितने किसान आएंगे, कितना लेके जाएंगे, तो सीमित मात्रा में ही उत्पादित होता है। और जैसा कि जानते हैं कि बाजार में जिस तरह से मांग होती है उसी तरह से हम लोग पैदा करते हैं, ताकि हमारा सीड फिर जो वो सीड अगर संस्थान का ही रहा तब तो चलिए रह गया, लेकिन ये तो हम सहभागिता में करते हैं। सहभागिता में करने का मतलब है बहुत सारे किसानों का भी स्टेक इसमें रहता है। तो हम चाहते हैं कि उनके जो बीज बिक जाए, ताकि वो जो अपना समय या खेत पानी लगाए हैं उनको उसमें बीज का उनको पैसा मिल जाए, तो वो निर्धारित करते हैं। तो इस बार अगर डिमांड अच्छी आई है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान को और प्रभावित करें कि जो 11-21 से अच्छे उसी के समतुल्य प्रजातियां हैं उनको लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे जो प्रावधान है उसके हिसाब से आगे हम लोग ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छी जो भी किसान की उम्मीद होती है उसको लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निश्चित रूप से किसानों तक ये संदेश पहुंचा रहा है, और बहुत से अच्छे उन्नत बीज जो हैं किसान ले भी जा रहे हैं। और अंत में ये जानना चाहेंगे कि आगे किसानों को क्या संदेश पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से ICAR के द्वारा देना चाहेंगे, डॉक्टर पटारिया जी। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमेशा किसानों के प्रति समर्पित रहा है। किसान भाइयों से अनुरोध ही रहेगा कि उन्नत तकनीकों के साथ खेती करें, और खेती के साथ साथ आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास जो है उसके साथ जो हमारी मृदा है यानी मिट्टी है, जल है, इनके संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दें, और रसायनों का उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यक हो। जैसे कि हम खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं, मृदा कार्ड बनाएं। मृदा कार्ड में जो आंकड़े दिए रहते हैं उनके हिसाब से, या कृषि विज्ञान केंद्र पास में हो या राजकीय कृषि विभाग पास में हो, उनसे समझ करके उतना ही खाद या दवा डालने का प्रयास करें जितनी की ज़रूरत हो। और विशेषकर जो अब सूचना अब ज़्यादा प्रबल हो गया है, तो DD किसान है, ऑल इंडिया रेडियो है, सारे संस्थान अपने YouTube चैनल से या किसी माध्यम से किसानों तक सेवा पहुंचा रही है, परामर्श पहुंचा रही है। उनको जरूर ध्यान में रखें ताकि अपनी खेती को अच्छे से सुदृढ़ कर सकें। दूसरा,
जब बीज खरीदें, गुणवत्ता वाले बीज खरीदें और उसका रसीद जरूर प्राप्त करके रखें और सही समय पर लगाएं। अब जैसा कि जानते हैं, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से फसल को प्रभावित करती है, उसके लिए सही समय का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पर किसानों से अनुरोध है कि उसका मौसम का जो जानकारी आती है उसके आधार पर अपने खेती को प्रबंधित करें। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 2026 में फरवरी 25 से लेकर 27 तक जो पूसा कृषि विज्ञान मेला है, उसमें किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं और दूर दराज भारत के कई जगहों से, अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ किसान भाई आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के साथ डॉक्टर आर.एन. पटारिया जी, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं ICAR में, बहुत ही अच्छी, सारगर्भित, सकारात्मक जानकारी दी है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के दर्शक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपको ये कैसा लगा हमें जानकारी मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर गोपाल कृष्णन हूँ, इधर आनुवांशिकी संभाग में अध्यक्ष है ICAR और ICAR न्यू दिल्ली से, IRI न्यू दिल्ली और राइस ब्रीडर भी हूँ। ये काला नमक है जो ईस्टर्न यूपी में 11 जिले में इसका GI है, जिसका हस्क जो छिलका है काला होता है और चावल सफ़ेद होता है, मिल राइस। ये एक लंबी अवधि वाला फसल है, 160 दिन का फसल लगता है और हाइट भी बढ़ता है, 1.5 मीटर चले जाता है, जिसकी वजह से गिर जाता है और उपज भी कम होता है। इसको सुधार करके हमने ये किस्म बनाया है पूसा नरेंद्र KN1, जो 2 साल पहले रिलीज हुआ था यूपी स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी से। ये उसी क्वालिटी का है, लेकिन इसका उपज जो है साढ़े 4 से 5 टन उपज है, बोना पौधा है, गिरता नहीं है और ये अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। लास्ट 2 साल से इसकी डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये माना जाता है काला नमक ईस्टर्न यूपी के लिए बुद्ध का प्रसाद जैसा, गिफ्ट ऑफ बुद्धवा टू कम्युनिटी। पानी की आवश्यकता, पानी बराबर लेता है। ये इरिगेटेड ट्रांसप्लांटेड कंडीशन के लिए ही बना है। किस मौसम में इसका? ये खरीफ का मौसम में लगाया जाता है और ये उसी जिले के लिए ईस्टर्न यूपी में 11 जिले हैं, संतनगर और गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और देवरिया, इस इलाके 11 जिले में ग्रो होता है, वो उसी के। थैंक यू, धन्यवाद। जी, परिचय? मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, हेड हूँ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी IARI में। और इस मेले में हमारा जो संभाग है वो फंक्शनल फूड के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे देश में पोस्ट हार्वेस्ट का जो नुकसान है वो काफ़ी 20% तक होता है। 1.5 लाख करोड़ का नुकसान है हमारा सालाना। तो उसी को हम लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे किया है, क्योंकि आने वाले समय में देखिए क्या होता है कि फूड सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम खाते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल की बनावटें होती हैं। अभी जो है, जैसे आपने देखे होंगे कि कलर जो हम खाते हैं उसमें कलर होता है, तो कलर में हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रोडक्ट हमने बनाया है। देखिए ये एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, जो बीट रूट है उससे कलर को एक्सट्रैक्ट किया और जो गाजर होता है उसके कलर के साथ मिला के इसको स्टेबल कर दिया। तो अभी जो फूड प्रोडक्ट डेवलप होगा उसमें ये नेचुरल कलर यूज होगा, क्योंकि अभी एक समय आ गया है जब कहा जाता है कि क्लीन लेबल प्रोडक्ट। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहता है कि हमें कम से कम केमिकल खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम केमिकल को कम करने के लिए जो INS है उसको कम करने के लिए नेचुरल चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जो पौधों से निकाली गई है। उसमें एक ये कलर है जो कि आप अभी जितने भी प्रोडक्ट खाते हैं मैक्सिमम में कलर यूज़ होता है, चाहे वो केक हो, बिस्किट हो, कई तरह के भोज्य पदार्थ हैं जिसमें ये इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों ने ये पौधे से निकाला है और ये 18 महीने इसकी लाइफ होती है।
और 18 महीने तक इस कलर को किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है, देखिए एक प्रोडक्ट है जो है मिलेट से आया हुआ है। ये प्रोडक्ट देखिए, अभी 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न का नाम दिया था इस प्रोडक्ट को। उन्होंने बोला कि श्री अन्न को बढ़ावा देना चाहिए, तो श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने एक मिलेट से मिलेट मिल्क के नाम से एक्सट्रैक्ट किया। इसके प्रोसेस में क्या किया गया है, इसका जो प्रोसेस है उसके अंदर हम लोगों ने क्या डेवलपमेंट किया है कि मिलेट्स के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इस प्रोसेस से एंटी न्यूट्रिएंट को निकाल दिया गया और न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट कर दिया गया जर्मिनेशन करने से, जिससे कि इसका एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बढ़ गया। इसको खाने से लोगों के अंदर इम्यूनिटी आएगी। तो उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों ने इसको स्प्राउट करके, इससे केमिकल ट्रीटमेंट्स करके इसका एक्सट्रैक्शन किया, उसको मिल्क के फॉर्म में ले आया। और ये मिल्क के फॉर्म को इसलिए हम लोगों ने कांच के बॉटल में रखा है कि इसका लाइफ 6 महीने तक रहे। लोग मिलेट अगर कंज्यूम नहीं करते, लोग ज्वार बाजरा चावल खाना नहीं चाहते हैं, तो उनको प्रोडक्ट के रूप में ही हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। इस तरह से हम लोगों ने फंक्शनल फूड को डेवलपमेंट किया है। अब ये देखिए, जैसे एक है ये नया एक प्रोडक्ट ये भी है, ये है ब्लैक गार्लिक। मतलब ये लहसुन जो है सफ़ेद है, उसको ही हम लोगों ने प्रोसेस करके काला इसलिए बनाया है कि खाने में जो पंजेंसी है, खा के जो मुंह से बदबू आती है वो भी कम हो जाए, खाने में अच्छा लगे और एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाए। तो एक प्रोसेस होता है मेलार्ड रिएक्शन, उसके ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने इसे खाने के लायक बनाया है। और ये अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में एज ए फंक्शनल। कलर चेंज करना जरूरी था अपने नहीं, वो इसलिए क्योंकि प्रोसेस से ये कलर चेंज होता है, प्रोसेस करने से कलर चेंज होता है और उसका प्रोडक्ट अच्छा लाइफ देता है। और यही है प्रोडक्ट्स। और ये हम लोगों ने आगे क्या डेवलप कर रहे हैं, किस चीज़? आगे आने वाले समय में हम लोग 2 तरह के कामों पर ध्यान दे रहे हैं। एक काम है फ्रेश प्रोड्यूस। हमारे देश में जो हॉर्टिकल्चर के बागवानी से जो फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत होती है, उसको बोलते हैं पेरिसेबल प्रोड्यूस, जहाँ 70 से 80% तक पानी होता है। तो फ्रेश प्रोड्यूस कंज्यूमर तक फ्रेश पहुँचे, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक ऐसे पहुँचे कि जैसे वो फल तोड़ के लाया हो बाग से और वो उसको कंज्यूम कर रहा है। और दूसरा हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो एग्रो इंडस्ट्री होता है उससे वेस्ट निकलता है जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पैदा कर रहा है। और हम अभी क्लाइमेट चेंज पे बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जो 10% तक एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको हम वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट कर दें। मतलब जिसे वेस्ट हम बोलते हैं उसे धन अर्जित करने के लिए करें, जिससे कि किसान भाइयों को उसका डायरेक्ट फ़ायदा मिले। क्योंकि अगर किसान की आय बढ़ानी है तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आगे आना होगा, तो वही उनकी आय बढ़ाएंगे। कंज्यूमर तक कैसे इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? IARI कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश ऐसे करती है कि हम 2 तरह से काम करते हैं। एक, हम लोग एग्रीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बुला के 25 या 30 लोगों को सेलेक्ट करके अलग पूरे देश से, हर कोने से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो ये प्रोडक्ट को डेवलप करें। फिर हम उनको बताते हैं कि आप FSI सर्टिफिकेशन कैसे लेंगे जिससे कि प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। इस तरह क्या होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी पूरे देश तक विस्तृत हो जाती है और हम उनको सपोर्ट करते हैं ट्रेनिंग देके कि अगर उन्हें इस्टेब्लिश करनी है तो आएँ, हमसे सीखें और ये ट्रेनिंग लेके जाएँ और इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितु जैन है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रही हूँ और मैं मुख्यतः पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग में कार्यरत हूँ। और मैं सबसे पहले तो पॉजिटिव मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो उन्होंने मुझे इस बार फिर हमेशा की तरह ये एक अवसर दिया है कि मैं कुछ उन्हें बता सकूँ इस मेले के बारे में, इस फ्लोरिकल्चर के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा ये जो मेला है ये 3 दिन का मेला होता है और इस 3 दिन के मेले में पूरे भारतवर्ष से लोग दूर दूर से आते हैं, जो बीज लेने के लिए आते हैं, तकनीक लेने के लिए आते हैं, मेले को भ्रमण करने के लिए आते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप देखने के लिए आते हैं, स्टार्टअप्स को देखने के लिए आते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे बागवानी से रिलेटेड सामान है
उन सब की खरीद करने के लिए, जैसे पौधे हैं और आपकी खाद है, कुछ यंत्र हैं छोटे मोटे उनके लिए, या फिर बहुत सारे हमारा जो अभियांत्रिकी एक विभाग है वो बहुत सारे जो उपकरण हैं वो बनाता है खेती के, तो वो नए नए उपकरणों को देखने के लिए और उनको खरीदने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो हम बात करें कि इस प्रांगण की जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारा फ्लोरिकल्चर का एक डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक है। यहाँ पर पुष्प विभाग के द्वारा विकसित की गई जितनी भी तकनीकियां हैं उसका हम प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने हमारे ग्लैडियोलस के फूल हैं। ये ग्लैडियोलस जो है ये कंदीय वर्ग का फूल है जो कि बहुत ही सुंदर है और इसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं और कमर्शियल खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ छोटे छोटे गमलों में आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें हम जो गमले वाले पौधे हैं ये हमारे जैसे हम बात करें शहरी इलाकों की तो वहाँ पर लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि गमले जहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो वहाँ पर हम गमलों में पौधे लगा सकते हैं। और बात करें हम दूसरी तरफ देखिए ये देखिए आप यहाँ देख रहे हैं आप गेंदे के विभिन्न प्रकार के फूल हैं जिसकी विभिन्न प्रजातियां हैं जिनका विकास हमारे संभाग के द्वारा किया गया है। और इनमें एक नई वैरायटी है पूसा शोभा जो इसी वर्ष रिलीज हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है और आप ये देखेंगे कि पूरे जितने भी फ्लावर्स हैं वो बहुत ही यूनिफॉर्म है। और लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि फूल जो है हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और फूल जन्म के शुरुआत से लेकर और किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी त्योहार में, उत्सव में, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, शादी में, ब्याह में, हर जगह जो है फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी प्रकार फूल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। फूलों को हम खेती के रूप में भी ले सकते हैं कि, और खेती के साथ साथ फूलों का हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं। तो मैं एक बात बताना जा रही थी, क्योंकि हमने गमले वाले पौधों की बात की थी। शहरों में जगह नहीं है, जगह कम होने से हम लोग अपनी बालकनी में, घर में, छत में जो है गमले वाले पौधे लगाते हैं, क्योंकि हम ये पौधे जो लगाते हैं बहुत ही प्यार से हम खरीद के लाते हैं। बहुत सारी नर्सरियों से हम ये पौधे जो हैं बहुत ही प्यार से खरीद के लाते हैं, बहुत ही उच्च दामों पे भी खरीदते हैं। पर क्या होता है, कुछ दिन रखने के बाद वो पौधे हमारे मर जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी देख रेख और रखाव में, जो रख रखाव है उसमें कमी। क्या है कि हम पौधा जो है, गमले वाला पौधा पानी की वजह से मरता है, या तो पानी की अधिकता या पानी की कमी। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम पौधे को पानी कब दें। अगर पानी हमने उसको ज्यादा समय तक पानी नहीं दिया तो भी पौधा मर जाएगा, तो वो विल्टिंग के साइन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको देखना है जब पौधे में आपको लगे कि विल्टिंग होने जैसी हो रही है, कि मुरझा रहा है पौधा, तो इसका मतलब पानी की कमी है। पर कभी कभी हम क्या देखते हैं कि पौधे के पत्ते जो हैं वो भूरे पड़ जाते हैं। अगर पत्तों में भूरापन देखा जाए तो इसका कारण मुख्यतः जो है अधिकता, पानी की अधिकता होता है। तो आपके लिए एक थंब रूल है, जो भी लोग पौधे घर में उगाना चाहते हैं गमलों में, कि अपनी मिट्टी को लेके गमले में से मिट्टी निकाल लें और उसको लड्डू बना के बोझ के देखें। अगर लड्डू बन रहा है तो इसका मतलब पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका उससे लड्डू नहीं बन रहा है, मिट्टी बोझ नहीं रही है और बिखर रही है, तो आपको पानी की आवश्यकता है। तो ये एक थंब रूल, गर्मी आ रही है जी, ये एक थंब रूल अपना के रखें। और गर्मियों में जो है पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो हमें हफ्ते में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग अपॉन कि मौसम कैसा है, सीजन कैसा है, उसका ध्यान रख के आप उसको पौधों को सुबह, दोपहर, शाम। हाँ, नहीं, सुबह, दोपहर, शाम तो तीनों समय तो पानी नहीं देना है, पर पानी या तो आप सुबह दें या शाम को दें। और जहाँ तक मेरा मानना है, शाम में दिया हुआ पानी जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, क्योंकि पूरा रात पौधे को ठंडक मिलती है और वो पानी का अच्छे से अवशोषण करता है। पर अगर हम सुबह भी पानी को पौधे को पानी देते हैं तो सुबह में वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, तो पानी हमें ज्यादा देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें, और साथ ही साथ कभी सर्दी में भी देखिए आप, सर्दी में हमारे पौधे मर जाते हैं, तो क्या होता है, पाला लग जाता है, या सर्दी में हमने उनका ध्यान नहीं रखा, तो सर्दियों के लिए कपड़े से ढकते हैं। नहीं, सर्दियों में एक तो आप उसको कहीं छायादार जगह पे रख दीजिए, जैसे छत हो या कोई शेड नेट हो, या आप उसमें थोड़ा सा मल्चिंग कर दीजिए। आजकल कोकोपीट की मल्च बने बनाए आते हैं, छोटे छोटे गोले के जैसे, उसको पौधे में लगा देंगे तो आपका जो पौधा है वो सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ आप उसमें कुछ खाद अगर डाल देंगे, गोबर की खाद या कोई पलवार जैसी ऐसी चीज डाल देंगे, तो उससे भी आपके पौधे जो है अच्छे बने रहेंगे। तो इसी तरह आप अपने पौधों का ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात कि आपने गमलों के पौधों के अलावा आप जो है, अगर आपके पास फूल हैं, फूल बच जाते हैं, तो आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं।
आपको फूलों की जो ग्रीटिंग कार्ड्स, पेपर वेट्स या बुक मार्क्स, इस तरह की जो चीज़ें जो किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं या एक आप बिजनेस के रूप में दे सकते हैं, तो ड्राई फ्लावर मतलब फूलों को सुखाकर इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। साथ ही साथ आप गुलकंद बना सकते हैं, आप चाहें तो धूप बत्ती बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं। अभी होली का मौसम आ रहा है, ठीक है, होली के लिए हम गुलाल का इस्तेमाल करते हैं। गुलाल में बहुत सारा केमिकल होता है जिससे हमारी त्वचा खराब हो जाती है, तो उसके लिए भी फूलों का इस्तेमाल करके उनका रंग निकालकर और उसका अगर गुलाल बना के इस्तेमाल किया जाए तो आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी और फूलों का अच्छे से प्रयोग भी हो जाएगा। जो फूल घर में ये संभव है? जी, घर में ये बिल्कुल संभव है। आपको इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें सिर्फ फूल चाहिए और हम उनको पानी से ही उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कलर को। बट ज़्यादातर जो लाल रंग के फूल हैं उनसे ही हम कलर अच्छा सा घर में निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वाटर बेस्ड सॉल्युबल होता है एंथोसाइनिन। और उसके बाद रंग निकालने के बाद हम उसको अरारोट या किसी चीज़ में मिलाकर, अरारोट है या कॉर्नफ्लावर है, उसमें मिलाकर उसको सुखाकर रख देंगे और बाद में उसको महीन पीस लीजिए तो आपका जो ये गुलाल है ये तैयार है। और साथ में अगर आप चाहते हैं खुशबू ऐड करने के लिए तो गुलाब जल थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी गुलाब की किस तरह के फूल का प्रयोग इसमें किया? जी, जितने भी आपके जो एनुअल फ्लावर है, जो सीजनल फ्लावर है, मौसमी फूल है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका कैलेंडुला है, आपका मेरीगोल्ड है, आपका गुलाब है और इसी तरह से आपका डहलिया है। तो इस तरह के बहुत सारे फूल हैं जो भी आपको वार्षिक फूल जो मिले उनका आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फूल तोड़ें और उसकी पंखुड़ी को मसल के देखें उसमें से रंग निकल रहा है तो वही वाले जो फूल हैं उनको हम नेचुरल कलर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं।